भारत की कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमारी इंडिजिनस तापस या रुस्तम ड्रोन के लिए एक नई ताकतवर इंजन को डेवलप किया गया है। भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की फाइनल सी ट्रायल शुरू कर दिया गया है। HAL की बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट यानी कि STT-40 ने अपनी 10 स्पीड स्पिन ट्रायल को सफलता के साथ कंप्लीट कर लिया है। इंडियन आर्मी के चीफ जनरल MM राव ने किस वजह से अभी आर्मी की टेंडर से L1 बीडर वाले क्लॉज को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और अंत में भारत की नई डिफेंस सर्विस बिल क्या है और इसको लेके अभी एक नई कंट्रोवर्सी किस वजह से क्रिएट होने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तापस UAV को लेके। आप सभी जानते हैं कि ये भारत का एक इंडिजिनस सर्वेलेंस ड्रोन है जिसको आगे चल के आर्म ड्रोन में भी कन्वर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी तक इसमें एक 180 हॉर्स पावर के इंजन का इस्तेमाल किया था जिसको CVRD की तरफ से डेवलप किया गया था, जिसको कई बार इसकी प्रोटोटाइप में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा चुका है। इसके बाद अभी CVRD की तरफ से इसके लिए 220 हॉर्स पावर के एक इंजन को बनाने का प्लान किया गया था और अभी इस नए इंजन को बनाना शुरू किया जा चुका है। अभी पिछले साल ही इसको लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई में टेस्ट किया गया था, जिसमें इसकी फुल मिशन लोडआउट के साथ इसको टेस्ट किया गया था और अभी इसे लगभग 26 से 27,000 फीट की ऊंचाई में लेके टेस्ट करने का प्लान किया गया है, जिसमें इसे लगभग 18 घंटे तक टेस्ट किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से इसकी एंड्योरेंस टेस्ट को यहाँ पे किया जाएगा। अभी इसमें जो इंजन है वो एक मॉडर्न डीजल इंजन है जिसको स्पेशली टर्बोप्रोप एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए मॉडिफाई किया गया है और जो 220 हॉर्स पावर का इंजन होने वाला है उसको भी सेम प्रिंसिपल को बेस करके बनाया जा रहा है। बस इसका पावर जो होने वाला है वो थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। अब पावर ज़्यादा होने का मतलब ये भी है कि हो सकता है इस इंजन का साइज भी थोड़ा बड़ा होने वाला है, जिस वजह से इंजन का वेट यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। और आपको पता होगा कि शुरुआत से ही तापस UAV ओवररेट रहा है, जिसके बाद इसकी वेट को धीरे धीरे करके रिड्यूस करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन CVRD की तरफ से बताया गया कि जो नया इंजन अभी डेवलप किया जा रहा है इसमें ज़्यादातर एल्यूमिनियम अलॉय को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से इंजन का साइज बड़ा होने के बाद भी इसकी वेट ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाली है। और अभी अगर ये इंजन सफल रहा तो 2022 की जून या जुलाई तक तापस की फाइनल ट्रायल को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगला अपडेट INS विक्रांत को लेके। आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इसी साल के अंत तक INS विक्रांत की सी ट्रायल को कंप्लीट करने का काम रखा गया है और कुछ ही दिन पहले INS विक्रांत पर सी किंग हेलीकॉप्टर को भी लैंड कराया गया था। अभी तक इसकी सी ट्रायल को शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन मानसून की वजह से इसको थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन किया गया था। लेकिन आज इंडियन नेवी की तरफ से बताया गया कि फाइनली INS विक्रांत की सी ट्रायल को शुरू कर दिया गया है। ये भारत की तरफ से बनाया गया अब तक का सबसे बड़ी नेवल वेसल होने वाला है और लगभग इसमें 76% के आसपास है, उससे ज्यादा भी इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसकी लेंथ लगभग 262 मीटर, विड्थ 62 मीटर, हाइट 59 मीटर के आसपास है और इसमें टोटल 14 डेक और 2300 के आसपास कंपार्टमेंट्स हैं और इसमें नॉर्मली 1700 क्रू मेंबर मौजूद रहने वाले हैं और इसमें वुमेन ऑफिसर्स के लिए भी स्पेशल फैसिलिटी को दिया गया है, ताकि अगर INS विक्रांत में वुमेन ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया जाता है तो उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसकी टॉप स्पीड लगभग 28 नॉट के आसपास रहने वाली है और जो नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड होने वाला है वो लगभग 18 नॉट के आसपास होने वाली है और ये एक ही बार में लगभग 7,500 नॉटिकल मील को कवर कर सकता है। इनिशियली इसमें हम MiG-29 को ही ऑपरेट करने वाले हैं, जिसको आगे चल के 2032 के बाद धीरे धीरे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर से रिप्लेस करना शुरू कर दिया जाएगा। अगला अपडेट STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लेके। HAL की तरफ से ट्वीट करके बताया गया कि अभी HAL की बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट यानी कि STT-40 का स्पिन ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले भी इसको कई बार टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें इसकी 3 या 6 स्पीड स्पिन ट्रायल को कंप्लीट किया गया था, लेकिन इस बार इसकी 10 टर्न वाले स्पिन ट्रायल को कंप्लीट कर लिया गया है, जिसके बाद इसको फ्लाइट सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा। ये एक मॉडर्न ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने वाला है जिसमें हम नए पायलट्स को ट्रेन कर पाएंगे। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए RFP को भी इशू किया गया था और इस टेंडर के अंदर 70 के आसपास बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट या STT-40 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया है। साथ ही इसी बीच प्लेटस के साथ भी PC-7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा था, लेकिन प्लेटस की तरफ से प्रीवियस डील में की गई स्कैम की वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से
PC-7 ट्रेनर को ना खरीदकर कोई दूसरी ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था। इसी बीच STD-40 तैयार होने के बाद हमें कोई और ट्रेनर को खरीदने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली, यानी कि जो प्रीवियस 70 था उसके साथ साथ यहाँ पे एडिशनल 38 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए भी आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की तरफ से HAL को ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है और अभी इनको दीपक ट्रेनर को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट आर्मी की तरफ से PTI की तरफ से बताया गया एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के चीफ जनरल MM रावने की तरफ से अभी मीडिया से बात करते हुए बताया गया कि अभी इंडियन आर्मी के जितने भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस रहते हैं उन सभी में अभी कुछ बड़े चेंजेस और रिफॉर्म लाने की ज़रूरत पड़ रही है। उनके मुताबिक अभी इंडियन आर्मी के जितने भी प्रोजेक्ट या टेंडर होते हैं उन सभी में आर्मी की रिक्वायरमेंट और बजट के बीच हमेशा ही खींचातानी चलता रहता है और साथ ही हर एक डिफेंस डील के अंदर ब्यूरोक्रेटिक अफेयर सबसे ज़्यादा मायने रखता है और इसी की वजह से आर्मी की प्रोक्योरमेंट में डिले होने के साथ साथ कई बार आर्मी को जो सिस्टम ज़्यादा पसंद होता है उसके बदले मजबूरी में आके इंडियन आर्मी को कुछ और सिस्टम एक्वायर करना पड़ता है। अब नॉर्मली किसी भी डिफेंस डील में जितने भी कंपटीटर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उन सभी की इक्विपमेंट की टेक्निकल एवोल्यूशन किया जाता है और अंत में उनमें से सबसे बेहतरीन 2 से 3 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कम बिड को करता है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन अभी आर्मी चीफ का कहना है कि यहाँ पर ये जो लोएस्ट बिडर वाला सिस्टम है इसको हटाने की कोशिश की जाएगी और जो सबसे बेहतरीन सिस्टम होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा, जिससे होगा क्या कि इस टेंडर में जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट होगा उसको इंडियन आर्मी की तरफ से खरीदा जाएगा और टेक्निकल एवोल्यूशन में जिस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले होंगे उसी को सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव साइड ये भी हो सकता है कि अगर प्राइस को लेके हम नेगोशिएशन पॉइंट को हटा देते हैं यानी कि L1 बिडर सिस्टम को हटा देते हैं तो टेंडर में शामिल होने वाला कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कम करने की कोशिश नहीं करेगा और एक कम्पिटिटिव पॉइंट में हमको उसको ऑफर नहीं किया जाएगा, जिससे फाइनेंशियली हमको हो सकता है नुकसान का सामना करना पड़ेगा और सेम चीज़ हमको ओवर प्राइस मिल सकता है। अगला अपडेट डिफेंस सर्विस बिल को लेके, तो मंगलवार को भारत की तरफ से एक डिफेंस सर्विस बिल को पास किया गया था और ये मेरे हिसाब से थोड़ी कंट्रोवर्शियल सिस्टम होने वाली है, क्योंकि इस बिल के पास होने के बाद गवर्नमेंट हमारे जितने भी डिफेंस इंस्टीट्यूशन है उन सभी की एम्प्लॉयज़ की तरफ से किए जाने वाले स्ट्राइक्स को या लीव्स को या कोई भी वैसे सिचुएशन को बंद कर सकता है। अभी होता क्या कि अगर आपने देखा होगा तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिफॉर्म लाने की कोशिश की जाती है तो उसके बाद HAL की एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से स्ट्राइक वगैरह किया जाता है। और अभी जब से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कोऑपरेटाइज करने की प्लान किया गया था तब से ये लोग स्ट्राइक करने की धमकी दे रहे थे। लेकिन ये जो बिल पास किया गया है इसके बाद अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के एम्प्लॉय गवर्नमेंट के डिसीजन का विरोध करते हैं तो उनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाई किया जा सकता है और इसमें 1 साल के लिए जेल या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। और इसको अभी गवर्नमेंट की तरफ से मेनली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की एम्प्लॉयज के द्वारा किए जाने वाला स्ट्राइक को रोकने के लिए किया जा रहा है। अब देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करने का फैसला किया गया था, उसको मैक्सिमम लोग तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जितने भी एम्प्लॉय यूनियन हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब मान लो अभी चाइना के साथ हमारे जैसे हालात हैं, ऐसे में अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के एम्प्लॉय स्ट्राइक करने के लिए बैठ जाते हैं तो देश के लिए खतरा बन सकता है, जिस वजह से इस नए बिल के आने के बाद वो स्ट्राइक यहाँ पे नहीं कर पाएंगे और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी डिसीजन लिया जाएगा उनको मजबूरी में आके वो सब मानना पड़ सकता है। पर यहाँ पर ये बिल हमारी जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसका भी थोड़ा बहुत खंडन करता है, क्योंकि अगर हम सरकार की डिसीजन से खुश नहीं है तो शांतिपूर्ण रूप से हम विरोध कर सकते हैं, जबकि ये जो बिल अभी पास किया गया है ये उसको सीधे तौर पर काउंटर करता है। क्योंकि अगर हम सरकार की किसी बात को लेकर यहाँ पे विरोध करेंगे तो सीधे तौर पर सरकार की तरफ से हमारे ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है, चाहे हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन सरकार चाहे तो हमारे ऊपर फाइन लगा सकती है या फिर हमको जेल में डाल सकता है। तो इसी बात को लेके अभी थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होने वाली है और इसको लेके अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा बताया गया कि जो बिल होगा इसको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि इसको लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर ही इम्प्लीमेंट करने के लिए पास किया गया, यानी कि सिर्फ इसको कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही इम्प्लीमेंट करने का प्लान किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।